नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज मैं स्वयं व्यथित हूँ और व्यथित इसलिए हूँ कि जब कोई सेल्फ गोल मारता है, तो लगता है कि ये हो क्या रहा है? मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, मुख्य रूप से 3 स्तंभ। चौथा तो हम मीडिया, अब अपने आप को मीडिया कहने में भी शर्म आती है। चौथे स्वयंभू स्तंभ बनता है, पर 3 स्तंभ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका और विधायिका में तो गड़बड़ हो सकती है। कार्यपालिका कई बार विधायिका के सामने नतमस्तक होते हुए और अपने स्वार्थ के चलते देश को बेचते हुए नजर आती है। विधायिका सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका इन दोनों पे अंकुश रखती है। न्यायपालिका समय समय पर ये बैलेंस करती रहती है। इसीलिए आज सामान्य इंसान जब न्याय अन्याय होता है, तो न्याय पाने की गुहार वो न्यायालय से करता है। लेकिन न्यायालय ही एक विशिष्ट विचारधारा में बहता हुआ चला जाए, तो फिर विधायिका और न्यायपालिका में फ़र्क क्या रह गया? वर्तमान में हमारे पास एनडीए गठबंधन की सरकार है, क्योंकि अब मोदी सरकार बोलने में शर्म आती है सबको। 240 पे तो मोदी सरकार हो नहीं सकती। मोदी जी भी अब मोदी गारंटी, मोदी ब्रांड, मोदी सरकार इससे धीरे-धीरे दूर हो गए। उनको भी समझ में आ गया कि जनता क्या चाहती है। तो एनडीए सरकार वर्तमान में का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये संघ का एक आउटफिट है, मैं मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक हिस्सा है। यूँ ही नहीं, हर बार भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री स्वयंसेवक संघ से ही, आरएसएस से ही लोन पे जाता है और फिर वापस आता है। ये हमने देखा। इस देश में प्रधानमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष यदि बीजेपी का होना है, तो उसको स्वयंसेवक होना ये अनिवार्यता है। ये भी लगातार हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जब न्यायपालिका स्वयं अपने आप को न्याय मंदिर से उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर बात करती हुई नजर आएगी, तो फिर मैं संविधान के इस रक्षक को क्या कहूंगा? इंदौर बेंच है, जबलपुर हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट है, वहां का इंदौर बेंच है। वहां के जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह के बेंच पर एक रिट पिटीशन आई जो 19 सितंबर 2023 में पुरुषोत्तम गुप्ता, एक रिटायर्ड अधिकारी ने लगाई थी। और ये रिट पिटीशन इसलिए लगाई थी कि जो सरकार का आदेश है, जिसमें सरकारी कर्मचारी संघ की एक्टिविटी में नहीं जुड़ सकते और जमाती इस्लाम की एक्टिविटी में नहीं जुड़ सकते, इसमें इस आदेश को चैलेंज करने वाली रिट थी। इसी बीच 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित कर उस 50 साल पहले के आदेश में संशोधन किया। और संशोधन ये किया कि इसमें जो 2 जगह थी, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमाते इस्लाम, तो उन्होंने कहा कि इस आदेश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हटाया जाता है। मतलब जो बैन है, वो जमाते इस्लाम पे जारी रहेगा। कोई सरकारी कर्मचारी जमाती इस्लाम के किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकता, लेकिन संघ के कार्यक्रम में जा पाएगा। वैसा देखा जाए, तो ये रिट पिटीशन तो वही डिसमिस हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जिसके लिए रिट पिटीशन जिस सब्जेक्ट के लिए लगाई थी, वो अर्थहीन हो गया था। क्योंकि अब केंद्र सरकार ने ही आदेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को संघ की एक्टिविटी में भाग लेने की परमिशन दे दी थी। लेकिन फिर कई बार हमारे जज साहिबान भी, मैं ये मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, यदि इसको न्यायिक अवमानना हो, तो उसके लिए न्यूज़ लॉन्चर नहीं, अशोक वानखड़े जिम्मेदार माना जाए। तो हमारे जो जस्टिस साहब हैं, इन्होंने ये रिट पिटीशन एक झटके में रिजेक्ट करके कह दिया होता कि जो डिमांड आप कर रहे हैं, वो वर्तमान में है ही नहीं, क्योंकि अब तो परमिशन मिल चुकी है। लेकिन उन्होंने इस केस को एक निर्णय दिया और निर्णय में उन्होंने जो बातें कही, वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हिट न्यायपालिका कैसी हो रही है, ये बताना चाहता हूँ। अदालत इस बात का अफ़सोस जताती है, शब्द अफ़सोस। अदालत इस बात का अफ़सोस जताती है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में करीब 5 दशक लग गए। यह स्वीकार करने में कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से देश में प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया। हम 5 दशकों में इन 5 दशकों में देश की सेवा करने में कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की आकांक्षाएँ कम हो गई, जो जो अभी दूर हुई जब हमें वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से इस बात इस अदालत के संज्ञान में लाया गया। 9 जुलाई का संशोधन जो हुआ है, उसे सभी केंद्रीय कार्यालय अपने वेब पेज के फ्रंट पेज पे डाले। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ये सूचित किया जाए, ये सूचना उन तक पहुंचाई जाए कि संघ के कार्यक्रम में जाने से अब कोई प्रतिबंध नहीं। ये आदेश उन्होंने दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सर्टिफिकेट देने वाले हमारे जज साहिबान कौन थे? वैसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाती है, तो जिस बिंदु पे केस रहती है, उससे आए-बाएँ कभी कोई जज झाँकता नहीं। यदि कोई क्रिट पिटीशन में जाके किसी ने कहा कि मुझे एक और रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट कहती है कि आप उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगाइए। आपने जो प्रेयर की है, उस प्रेयर में ये नहीं है। प्रेयर ये थी रिट पिटीशन की कि सरकारी कर्मचारियों को जो संघ की शाखा में जाने से मना किया गया है, उन्हें परमिशन दी जाए। कोर्ट ये कहता कि ये रिट पिटीशन अब होल्ड नहीं रहती, क्योंकि अब ऐसा कोई प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पे नहीं है 9 जुलाई के इस आदेश की अनुशंसा से। लेकिन ये कहना कि अदालत को इस बात का अफ़सोस जताती है, अदालत क्यों अफ़सोस जताती है? और अदालत में इतना दम होता, अदालत को लगता कि इतना वाक़ई गलत हो रहा है, तो 19 सितंबर 2023 को जब रिट पिटीशन आपके सामने आई, तो दूसरे दिन लगातार हियरिंग करके 1 सप्ताह में इसी बेंच ने वो आदेश ही क्यों नहीं पारित किया कि जो केंद्र सरकार को ये आदेश दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध संगठन है आरएसएस, उसके गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ये कोड भी अपॉर्चुनिस्ट दिखता है। उन्होंने भी 9 जुलाई के इस सर्कुलर का इंतजार किया। 9 जुलाई के इस संशोधित आदेश के बाद ही कोर्ट की भी हिम्मत खुली और कोर्ट अब क्रेडिट के देना चाहता है। इसको बोलते मोर लॉयल देन द किंग। और जब राजा की लॉयल्टी की पालखियां, राजा के प्रति लॉयल होने की पालखियां जब हमारे जजेस अपने कंधों पे लेके चलने लगेंगे, तो फिर आम आदमी को सरकार के काले करतूतों का न्याय कहाँ मांगेगी? सवाल ये है। जज ने अफसोस जताया, तो जज साहब ने सबसे पहले कोर्ट ही ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। यदि उन्हें लगता है कि देश की सेवा करना है, तो मुझे दुर्भाग्य से लगता है कि अरविंद धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह ने अब तक देश की सेवा नहीं की। यदि उन्हें देश सेवा इतना महत्वपूर्ण लगता है और संघ के प्रति इतनी आस्था है, तो उन्होंने तुरंत संघ में ही रहना चाहिए था। संघ की शाखाओं में ऐसे कई लोग हैं, मैं ये नहीं मानता कि संघ में बुरे लोग होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैं जब संघ के काम को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, संघ अच्छा काम कर रहा है। तो संघ के प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देकर देश सेवा करते। और यदि आपको लगता है कि न्यायपालिका में आके भी आप देश सेवा कर रहे हैं, तो फिर हर केंद्रीय कर्मचारी जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और इस लोगों के प्रति जवाबदेही रखता है,
तो फिर वो देश सेवा कर रहा है। जो ईमानदार अधिकारी अपने देश के कार्य करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है, यदि वो संघ की शाखा में नहीं जाता या संघ के कार्यक्रम में नहीं जाता, तो फिर क्या वो देश सेवा का काम नहीं करता या उससे वंचित रहता, ऐसे माने जाएँगे? मेरे फौज के जवान जब देश में शहीद होते हैं, संघ शाखा में तो नहीं जाते या संघ की एक्टिविटी में तो नहीं जाते, क्या उनकी शहादत भी खाली जाती? वो देश सेवा नहीं, क्योंकि वो संघ के कार्यक्रम में नहीं गए। बहुत ही बेहुदा स्टेटमेंट था ये मेरे हिसाब से। ये वन साइडेड था और ये ऐसा एक उदाहरण नहीं है। चित्तरंजन दास है, हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज थे। उनने अपने रिटायरमेंट के भाषण में बोला कि मैं संघ का कार्यकर्ता था, संघ का कार्यकर्ता हूँ और रिटायरमेंट के बाद संघ जो भी काम देगा, वो मैं खुशी से करूँगा। यदि आप संघ के कार्यकर्ता ही रहे और आपके मन में पूर्ण रूप से संघ व्याप्त था, तो फिर आपने जितने डिसीजन दिए, क्या उस डिसीजन में पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए या स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए? ये देखने वाली बात है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने तो अपनी नौकरी छोड़ के बीच में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके तुरंत बीजेपी का दामन पकड़ लिया। लोकसभा चुनाव भी लड़े और सांसद भी बन गए कलकत्ता से। गंगोपाध्याय ने जितनी भी डिसीजंस दी, वो ममता गवर्नमेंट को लगातार कटघरे में खड़े करने के लिए की। तो क्या वो तब संघ की शाखा, यानी हाई कोर्ट के बेंच को संघ की शाखा समझ रहे थे? सवाल वो है। यही गंगोपाध्याय अपने आप को हाई कोर्ट के जज, इनको किसने जज बनाया ये भी मुझे समझ में नहीं आता। कि जब वो सांसद बने, तो फिर वही मोर लॉयल देन द किंग ये बताने के चक्कर में जब तरुण गोगोई ने गौरव गोगोई ने माफ कीजिएगा, गौरव गोगोई ने गोडसे का जिक्र किया, महात्मा गांधी का, जिसको फांसी दी इसी देश की अदालत ने, इसी देश के न्यायपालिका ने, उसी गोडसे का नाम आने पर और गोडसे पे टिप्पणी करने पर गंगोपाध्याय ने गौरव गोगोई को मूर्ख कहा और उसके बाद बवाल हुआ, सरकार को माफी मांगनी चाहिए पड़ी और उसके बाद अ, हाई स्पीकर साहब को ये बोलना पड़ा कि सदस्य अब पार्लियामेंट्री नॉन पार्लियामेंट्री शब्द ना कहें और गरिमा रखें। पार्लियामेंट्री और नॉन पार्लियामेंट्री क्या होता है, ये यदि जज को समझाना पड़े, तो इस कुपढ़ को जज किसने बनाया? ये शोध का विषय है। ये है न्यायपालिका को डायरेक्ट हिट करने वाले जजेस। उसके बाद मध्य प्रदेश में 10 साल तक लगातार जज रहे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। रोहित आर्य रिटायरमेंट के तुरंत बाद भाजपा ज्वाइन की। इनके दिए हुए तमाम निकालों की समीक्षा करनी चाहिए, तो आपको पता पड़ेगा कि इन्होंने अपने कार्य के साथ न्याय किया या अन्याय। यूपी के बरेली में 2010 का एक बवाल का केस था। उस केस सुनते हुए जब अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ये बोल गए कि सीएम योगी की के जैसा धार्मिक नेता ही प्रदेश को बचा सकता है और उन्होंने कहा धार्मिक नेता ही एक अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है। आप बताइए मुझे, जो न्यायपालिका सिर्फ संविधान को अपना धर्म मानती है और सभी धर्मों को एक समान मानने का बात करती है, यदि वो ये कहे कि योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है और एक धार्मिक व्यक्ति ही इस देश को, इस राज्य को अच्छी तरह से चला सकता है। कुल मिलाकर उसके बाद एक जज और है, मिस्टर यमार शाह। 2018 में जब वो गुजरात गए एक फंक्शन में, तो उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय अ, प्रधानमंत्री है और मोदी जी अ, से ज़्यादा आदर्श और दूरदर्शी नेता इस देश को मिला नहीं। जब जो जजेस होते हैं वो अक्सर जब अपने पोजीशन पे रहते हैं, तो किसी भी बड़े नेता के या किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए इंसान की तारीफ करना को अवॉइड करते हैं या उसके बारे में भूला-भला कहना अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर वो बायस दिखता है।
यदि वो व्यक्ति सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानता है योगी आदित्यनाथ को, तो फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यदि कुछ टिप्पणी आ जाए, तो फिर या कोई केस आ जाए, तो वो उस केस को मानेगा ही नहीं कि ये ऐसा हुआ है या योगी जी गलत हो सकते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि योगी जी से अच्छा कोई मतलब धार्मिक व्यक्ति होने की वजह से कोई अच्छा हो नहीं सकता। उन्होंने आगे ये कहा योगी जी के बारे में, हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, जब तक दार्शनिक राजा ना हो। कोई भी धार्मिक व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, तब उसके अच्छे परिणाम होते हैं। दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक ऑफ फिलॉसफर किंग में कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, जब तक कि दार्शनिक राजा ना हो। आज न्याय का मतलब कानून है। प्लेटो के समय यह धर्म था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महान सिद्धिपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर है। महंत योगी बाबा आदित्यनाथ इस अवधारणा को सत्य साबित कर रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि योगी जी के समय जो भी हो रहा है, वो धर्म संगत है, वो न्याय संगत है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ हो भी नहीं सकता। यदि ये जजेस प्रधानमंत्री के सामने लेट जाए, मुख्यमंत्री के सामने लेट जाए, तो फिर लोग न्याय मांगने के लिए किसके सामने लेटे हैं? आज जो इंदौर हाईकोर्ट के बेंच के जजों ने जो कहा कि हमें अफ़सोस है, आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मेरे न्यायपालिका में ये जो तमाम नाम मैंने गिनवाए और उदाहरण दिए, ऐसे महान लोग भी न्यायाधीश बने हैं, जिनकी अपनी विचारधारा कोई नहीं, किसी और के विचारधारा से पूर्ण रूप से प्रभावित है। और जो व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, उससे प्रामाणिकता कम समझे न्यायदान में अपेक्षित नहीं है। क्योंकि वो जब भी न्याय देगा, तब उसकी विचारधारा, उसका सोच हावी होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज मुझे वाक़ई दुःख हुआ। एक न्यायपालिका जिसका भरोसा पूरे देश को है, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो अपने खुद की न्यायपालिका को हिट करते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।